अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया, जबकि मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। रूस और चीन ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और इंडोनेशिया से तशक्कुर का इजहार किया। हमास और दीगर फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों ने सलामती काउंसिल में ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत में करारदाद को मुस्तरद कर दिया। हमास का कहना था कि गज़ा में इंसानी इमदाद का इंतजाम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी फलस्तीनी इदारों के पास होना चाहिए। 1971 से आज तक मासूमों के खून का इंसाफ। शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना को सजाए मौत। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम के 5 इल्जामात में कसूरवार ठहराया। फैसला 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सुनाया। एक और केस में शेख हसीना को उम्र कैद की सजा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शेख हसीना की गलत पॉलिसियों के बाइस लोग एहतजाज कर रहे थे। हसीना वाजिद ने गोलियां चलाने का हुक्म दिया, जिस पर 1400 अफराद को मारा गया। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। तहरीक अदम एतमाद सरदार जावेद अयूब, चौधरी कासिम मजीद ने दीगर के हमरा पेश की। मुतबादिल कायदे ऐवान के तौर पर राजा फैसल मुमताज़ मुंतखब हो गए। वोटिंग के दौरान राजा फैसल मुमताज़ को 36 वोट मिले, जबकि मुखालिफ वक्त में 2 वोट डाले गए। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म बन गए। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ ने खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर में सियासी जमूर टूट गया। मेरे पास विजन है, सबको साथ लेकर चलूंगा। सिंध में फिर सूबे की गूंज। मुस्तफ़ा कमाल और शर्जील मेमन आमने सामने। MQM रहनुमा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से कहा कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम के बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम खत्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। NFC का सारा पैसा वज़ीर आला को मिला, लेकिन उन्होंने तकसीम नहीं किया। कराची में 3000 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। MQM ने तरमीम के बदले वजारतें और फंड्स नहीं मांगे। जल्द हमारी आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली से पास होगी। कराची दूध देने वाली गाय है, बगैर चारा खिलाए कब तक दूध निकालेंगे? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने रद्द अमल में कहा कि सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है कि इसको बांट दिया जाए। MQM ने हमेशा झूठ की सियासत की। MQM की सियासत खत्म हो चुकी है। 27वीं तरमीम के एजेंडे में बल्दियात का जिक्र था ही नहीं। और पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान सैमुल की T20 सीरीज आज से रावलपिंडी में शुरू होगी। ट्राई सीरीज की ट्रॉफी रोनुमाई भी कर दी गई। सैमुल की सीरीज का पहला मैच आज शाम पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। T20 टीम के कप्तान सलमान अली आका का कहना है कि ये सीरीज हमारे लिए बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर है। टीम में कोई तब्दीली नहीं ला रहे। दूसरी जानिब PSL 11 का प्रोमो जारी कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट के प्रीमियर इवेंट में 6 के बजाय 8 टीमें शिरकत करेंगी। गुज़िश्ता इवेंट्स के यादगार लम्हात को खास तौर पर नुमाया किया गया है। तमाशाइयों के जोश खरोश, प्लेयर्स के जीत के जुनून ने प्रोमो की दिलकशी इंतहा को पहुंचा दी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। आज है वीक का सेकंड डे एंड वी रियली होप कि जैसे पहला दिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा हुआ होगा, आज भी अच्छा ही दिन गुजरेगा। बाय द वे, आज की बहुत ही अहम और हसास खबर के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा मंसूबे के हक़ में करारदाद मंजूर कर ली है। बिल्कुल फैसल, 14 वोट करारदाद के हक़ में आए हैं और हैरान कुन तौर पर मुखालफत में कोई भी वोट नहीं पड़ा। अलबत्ता रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, जो सफारती तौर पर एक अहम इशारा दिया। अमरीकी मंदूब ने करारदाद के बाद पाकिस्तान समेत मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और इंडोनेशिया का शुक्रिया अदा किया और इसे तारीखी और तामीरी पेशरफ्त करार दिया। बिल्कुल फैसल, दूसरी जानिब ये भी तस्वीर का रुख है जो हमें अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहिए, वो ये कि हमास और दीगर फ़लस्तीनी मज़ाहमती गिरोहों ने इस करारदाद को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। उनका मौक़िफ़ इस पर यह है कि करारदाद फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ और मुतालबात को पूरा नहीं करती। और सबसे बड़ी तशवीश ये जाहिर की गई है कि गज़ा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स की तैनाती इलाके को गैर जानिबदार नहीं रहने देगी। हमास का ये भी कहना है कि इंसानी इमदाद सिर्फ़ और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में फ़लस्तीनी इदारों को मिलनी चाहिए। अच्छा फैसल, मेरे जहन में ये बात आती है कि एक जानिब आलमी जो सफारती हिमायत है और फिर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो फ़लस्तीनी गिरोहों की शदीद मुखालफत आ रही है। गज़ा की सूरत हाल एक नाजुक मोड़ पर इस वक्त खड़ी है। आने वाले दिनों में इस करारदाद की अमली शक्ल और उसके असरात वाज़े हो जाएंगे कि आया ये गज़ा के अवाम के इंटरेस्ट की तरफ कितना झुकाव। एब्सोल्युटली।
तो इस सब पे हम मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हामिद अल मशरक़ी साहब। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हामिद साहब के पास जाएं, तो ये डेवलपमेंट ओवरनाइट हुई है और अब इसमें एक तरफ पाकिस्तान ने भी इसमें वोट दिया है सादिया, और पाकिस्तानी मंदूब जो हैं उन्होंने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह की है कि वी वांट द सिचुएशन स्टार्टेड फ्रॉम 1967। तो 1967 से इस चीज़ का जो है वो आगाज़ चाह रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भाई फ़लस्तीन में अमन चाहते हैं और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के क़याम को भी उन्होंने खुशाइन कहा है। मीनवाइल जो हमास है अब उसके सामने जो चैलेंजेस हैं उसका भी उन्होंने खुल के इस पे इजहार कर दिया है। हामिद मशरक़ी साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। आई होप यू कैन हियर अस नाउ। अब ज़रा हमें बताइए कि ये जो आज हुई है करारदाद मंजूर, इनिशियल टेक उस पर आपका क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए। फैसल, बहुत अच्छी करारदाद है। इसके अंदर एक उम्मीद पैदा हुई है कि शायद गजा के लोगों को इसराइल की 2 साल की बर्बरियत के बाद अमन मिल सके, और सबसे बढ़कर ये कि दोबारा से उनकी बहाली की बात हुई है। और एक अहम बात जो मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस अंदाज में हमास और दूसरों ने कहा है, अपने खदशात का इजहार किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कंट्रोल जो है वो मगरबी दुनिया के पास चला जाए, और एक अंदाज से वो जो ट्रंप का मंसूबा है कि जी उसको कोई मॉडर्न सिटी बनाने की बात की जाए, तो उस हवाले से हमास के अंदर बड़ी मज़ामत है। लेकिन वहीं पर हमास भी ये चाहती है, फ़लस्तीनी अवाम भी ये चाहते हैं, गजा के लोग भी ये चाहते हैं कि वहाँ हर हालत में अब बहाली हो, मुस्तकिल अमन की राह बने। लेकिन आपने देखा कि इसराइल की तरफ से ना तो अभी तक बमबारी मुकम्मल तौर पर रुकी है, कभी वो खान यूनुस पर बमबारी कर रहे हैं, कभी मगरबी किनारे पर और कभी गजा पर। और दूसरी बात यह है कि इस मंसूबे के अंदर देखना होगा कि आगे इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल होते हैं, किस तरह का रूट मैप तैयार किया जाता है, और बाकी मुस्लिम दुनिया को किस तरह इत्तेमाद में लिया जाता है। खुशाइन बात यह है कि चाइना और रशिया ने भी अब्सटेन किया, यानी मुखालफत नहीं की, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद क्लैरिटी आएगी। लेकिन बुनियादी तौर पर सबसे अहम बात यह है कि क्या मुस्तकिल अमन के लिए इसराइल तैयार है? क्या इसराइल अपना वो जो ग्रेटर इसराइल की बात करता है, जिसमें वो हमसायों को भी अपने सरहदी अजारादारी में लाना चाहता है, उसके ऊपर क्या जो नेतन्याहू है वो पीछे हटने को तैयार है? हमने ये भी देखा कि नेतन्याहू के ऊपर बहुत सारे करप्शन के इल्जाम हैं, और उनका सियासी जो साख है वो मुल्क के अंदर यानी इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उसको। सो इस हवाले से अभी एक डर है कि शायद वो दोबारा कोई ऐसी कार्रवाई करें जिससे वो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए एक बार फिर कोई जंग का मंजर बन जाए। इस हवाले से मेरा ख्याल है कि अमेरिका को भी खबरदार करना जरूरी है, और बाकी दुनिया को। 3-4 पॉइंट्स हैं, मैं सिर्फ वो पॉइंट्स आपके सामने रख देती हूँ। एक, न्यूट्रल करना गजा को, कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर इसराइली फोर्सेस ना मौजूद हैं। दूसरी चीज़ ये पैलेस्टीनियन स्टेट का अपना वजूद। तीसरी चीज़ ये है नेतन्याहू का कहना कि हम पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बनने देंगे। आवाज़ कट रही है। अच्छा हामिद साहब, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। सादिया, 3 चीजें मैं दोबारा सामने रख देती हूँ। एक कि उसको न्यूट्रलाइज करना, कहने का मकसद ये है गजा में इसराइली फोर्सेस ना हो। दूसरी चीज़ मेरे जहन में ये आती है कि पैलेस्टाइन के बारे में अगर कोई बात करे तो उसकी आज़ादी की कौन बात करे, उसकी सॉवरेनिटी की कोई बात करे कि वो एक अलग रियासत है, इस पर भी कोई जिक्र नहीं आया। और तीसरी चीज़ ये, नेतन्याहू कंसिस्टेंटली कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियन स्टेट अलग नहीं हो सकती, हम उसका तसव्वुर ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही वो बात है जिसके ऊपर हम बात करते हैं सादिया, कि देखिए 2 रियासती मंसूबे के बगैर उस खित्ते में अमन नामुमकिन है, और वो 2 रियासती मंसूबा जिसमें यरूशलेम और तल अवीव जो है वो फलस्तीनियों का दारुल हुकूमत होगा, तल अवीव जो है। और तीसरी बात यह है कि अगर 2 रियासती मंसूबे पर अमल नहीं किया जाता, अगर फलस्तीन को इसराइल बतौर रियासत तस्लीम नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि नेतन्याहू का ये सारा ड्रामा है और वो किसी भी हालत में खित्ते में अमन नहीं चाहता। ये अमन के लिए जरूरी है कि फलस्तीनियों को खुद मुख्तार रियासत दी जाए, और ऐसी खुद मुख्तार रियासत जिसके पास अपनी फौज हो, अपना निज़ाम हुकूमत हो, और किसी भी तरह वो फलस्तीन के इसराइल के ज़ेरे तसल्लुत ना हो। अब देखना ये होगा कि सदर ट्रंप ने जो वादे किए
इनको पूरा कैसे करते हैं। वो जो 22 निकाती एजेंडा था उसके अंदर जो अहम नुकात हैं वो फलस्तीन के हवाले से तो अभी पूरे होने बाकी हैं, चाहे वो फलस्तीन का 2 रियासती हल हो, चाहे वो फलस्तीन की खुद मुख्तारी हो, चाहे वो फलस्तीन की बहाली हो, चाहे वो गजा के लोगों की माशी तौर पर मदद हो, जिसका नुकसान जो है वो इसराइल को पूरा करना चाहिए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि मुसलमान ममालिक का यहाँ पर बड़ा अहम किरदार है, जिसको आपने देखा सलामती कौंसिल में सराहा भी गया है, लेकिन अब आगे चल के देखना होगा कि ये किरदार कितना इनको अच्छा हामिद साहब, मैं इसमें बिल्कुल ठीक है, ममालिक किस अंदाज में फलस्तीन में अमन के लिए काम करते हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को हर हालत में अब इसराइली जारहियत को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। अच्छा, इसमें सर एक चीज़ ये है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स के नाम में ही इसके जो छुपे हुए मायने हैं, मैं चाहता हूं कि आप हमें एक्सप्लेन करें। दिस इज नॉट अ पीस कीपिंग फोर्स, ये इसका नाम नहीं है, इसका नाम है गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स। अभी इससे मैं क्या मतलब समझूं? ये फोर्स जो जाएगी, क्या वो वहां पे आई डोंट नो कि वहां के जो बेलिजरेंट्स हैं उनको काबू रखने के लिए जाएगी, अमन रखने के लिए जाएगी? अगर अमन रखने के लिए जाएगी तो पीस कीपिंग फोर्स, पीस कीपिंग जो दस्ता है यूनाइटेड नेशंस का वो काफ़ी था, लेकिन नहीं। सो व्हाट डू दिस रेजोल्यूशन मींस बाय गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका फैसल। देखिए, बात यह है कि अगर पीस फोर्स के तौर पे जाए तो वो एक यूनाइटेड नेशन का पूरा मैंडेट होता है, जिसके तहत कोई भी फोर्स, चाहे वो इसराइल की हो या कोई भी हो, उसको जो है वो एक तरह से एनिमी या मद्दे मुकाबिल फोर्स तस्वुर किया जाएगा और पीस फोर्स के पास इख्तियार होता है कि वो जवाबी कार्रवाई कर सके। यहाँ पर स्टेबलाइजेशन के नाम के ऊपर थोड़ी क्लैरिटी नहीं दी जा रही, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह बार बार कही जा रही है कि इस स्टेबलाइजेशन फोर्स का मकसद होगा हमास को गैर मुसल्लह करना, हमास का जो असर रसूल है इसको खत्म करना। और ये जो बात है, ये ना तो गजा के फलस्तीनियों के लिए काबिल कबूल होगी, ना हमास के लिए, ना ही खित्ते के बाकी मुसलमान ममालिक के लिए। जब तक इसराइल फलस्तीन को मुकम्मल खुद मुख्तारी ना दे दे, एक अलहदा रियासत के तौर पे तस्लीम ना कर दे, तो स्टेबलाइजेशन जो है वो गजा के बहाली की हद तक, इमदादी कामों की हद होगी। लेकिन बार बार ये खड़ा हो रहा है कि अगर इसराइल फिर जारहियत करता है तो क्या ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है इसके पास इख्तियार होगा जवाबी कार्रवाई करने का? क्या ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये अपने बंकर्स में जाके बैठ जाएगी हमला होने की सूरत में, या इसका रिएक्शन क्या होगा? सबसे बड़ी बात ये है कि आपको यहाँ पर एक न्यूट्रल फोर्स नहीं चाहिए, आपको गजा के इंटरेस्ट की फोर्स चाहिए जो वहाँ पर जो रिहेबिलिटेशन है उसके काम को मेक श्योर कर सके। बहुत शुक्रिया हामिद साहब, इट वाज वंडरफुल एंड वेरी इंसाइटफुल टू हैव यू ऑन। चलिए अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। बहुत सारी डेवलपमेंट्स कल के दिन हुई और उसमें से कुछ हैरानकुन भी थी, एस्टॉनिशिंग भी थी, और उसमें से एक जिसकी तरफ मेरा इशारा अब जा रहा है वो है बांग्लादेश में कल जो अहम डेवलपमेंट हुई है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल जो कमीशन था जो कि ख़ुद हसीना वाजिद की जानिब से बनाया गया था, कल उसने एक बहुत ही अहम डिसीजन दे दिया और उसका डिसीजन ये था कि हसीना वाजिद की जानिब से जो कार्रवाई की गई थी जब उनके ख़िलाफ़ एक मॉब उठा था और उन्होंने 1400 लोगों को मार देने का हुक्म दे दिया था, जिसके बाद हसीना वाजिद को इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का मुर्तकिब ठहराते हुए सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया गया है। और 453 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले में अदालत ने कहा है कि उनकी जो लीक हुई थी कॉल, उसमें उन्होंने ये हुक्म दिया था, फोर्सेस को क्लियरली ये कहा था कि वो इन लोगों के ऊपर गोलियां चला सकते हैं, स्ट्रेट फायर कर सकते हैं। जी हाँ, और मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट भी रही, जबकि हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला अब भी मफरूर है। और कहाँ है वी ऑल नो। अदालत के मुताबिक मुल्ज़िमान की अदम पेशी उनके जुर्म का एतराफ़ है। फैसले के पस मंज़र में वही तलबा मुजाहरे हैं जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1400 अफराद हलाक हुए थे। शेख हसीना 19 साल इक़्तिदार के बाद अगस्त 2024 में भारत फ़रार हो गई थी। तो इस तमाम तर मामले पे हम बात कर लेते हैं। नसीरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर हैं ऑन बांग्लादेशी अफेयर्स और आप ऑथर भी हैं
3 किताबों के। तो नसीरुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, और इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू ऑन आवर शो सर। सबसे पहले तो ये कि जब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल उनकी जानिब से खुद बनाई गई थी और फिर उन्हीं ने हसीना के खिलाफ फैसला दे दिया। जी, ये इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल जो है ये हसीना वाजिद ने बनाया था। जो पाकिस्तान के साथ देने वाले जो लोग थे, जैसे आपने फरमाया, उनको सजा देने के लिए उन्होंने उनको सजा दी, सजा मौत दे दी। उसी ट्राइब्यूनल में, उसी कोर्ट में हसीना वाजिद के खिलाफ जो है वो केस का प्रोसीडिंग्स हुई है। और ये केस जो है जो खिलाफ चला है वो, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे कत्ल और बहुत सारे 25,000 से ज्यादा लोग अपाहज हुए हैं, 1400 से ज्यादा लोग कत्ल हुए हैं। इसकी बर्दाश्त में ये केस चला है। और इस केस चलने में जो बुनियादी किरदार है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का है। यूएनओ का रिपोर्ट है, अमेरिकन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, यूके की रिपोर्ट्स है, यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट्स है, जर्मनी का है, फ्रांस का है, सबने रिपोर्ट दिया ये वाकया हुआ है, इतना लोग मरे हैं। अच्छा, जो कैजुअलिटीज हुए उसके भी डिटेल्स है, जो 25,000 लोग जख्मी हुए और अपाहज हुए उनका भी डिटेल्स है, क्योंकि उनके लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने, डॉक्टर यूनुस ने पूरा दुनिया से इमदाद की तलब की है उनको रिहेबिलिटेशन के लिए। और उन तमाम ममालिक ने उनको रिहेबिलिटेशन के लिए इमदाद भी भेजी है, डॉक्टर भी भेजे और सामान भी भेजे। तो ये सब एक साबित शुदा चीज है। तो प्रोसिक्यूशन को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। इंटरनेशनल कम्युनिटी पहले साथ थी और अदालत में उन्होंने सबूत पेश किए। दो ही बात थी अदालत में कि क्राइम हुआ या नहीं हुआ। तो क्राइम तो हुआ है, लोग मरे हैं, जख्मी हुए हैं। नंबर 2, इन्होंने किया या नहीं। उन्होंने 9,000 सफा के ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स पेश किए, जिसमें उन्होंने अहकामात दिए, मारने की, गोली मारने के अहकामात दिए। उन्होंने साबित किया कि इन्होंने किया है। तो अदालत में डॉक्यूमेंट्स एविडेंस पे सही फैसला दिया। नसीर साहब, जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में भी फरमाया कि ये सिर्फ बांग्लादेशी अवाम नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्रेशर भी हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा से लेके जर्मनी और दीगर ममालिक ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की। अब ये बताइए कि हसीना वाजिद साहिबा तो गालिबन भारत में मौजूद हैं, तो ये इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी होगा कि उनको वहाँ से एक्स्ट्राडाइट किया जाए और लेके वापस ढाका आया जाए, ये बताइए। ये तो बांग्लादेश के में जो वर्डिक्ट होने के बाद पूरा ढाका में लोगों ने सजदा शुक्राना अदा किया और जुलूस भी निकाले और मुतालबा यही किया है पूरा दुनिया से उनको ढाका भेजा जाए। अब जो प्रोसीजर है ढाका भेजने के दो है। एक तो ये कि बांग्लादेश और इंडिया के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है 2013 की। तमिलनाडु में, इंडिया की श्रीलंका में, तमिलनाडु में जब आलदगी पसंदों ने मूवमेंट शुरू की तो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट किया है जो मूवमेंट्स में शामिल लोग थे वो बांग्लादेश में अब आने दे दे। बांग्लादेश ने उनको हैंड ओवर किया था। वो ट्रीटी आज भी मौजूद है। उसी ट्रीटी के तहत बांग्लादेश डिमांड कर सकता है कि भाई हमें हसीना वाजिद को दे दे। नंबर 2, इंटरपोल के जरिए। तो डॉक्टर यूनुस के बड़े राब्ता है और पब्लिक डिमांड है और इस राब्ता की वजह से वो मुमकिन है कि कामयाब हो जाएंगे। लेकिन न भी हो, आवामी लीग का तो फ्यूचर खत्म हो गया बांग्लादेश में। हसीना वाजिद की फ्यूचर खत्म हो गया। जो जुल्म और बर्बरियत उन्होंने की थी उसका तो अंजाम, वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। नसीर साहब, ये बताइएगा कि क्या ऑप्शंस इस वक्त कानूनी तौर पर हसीना वाजिद अगर वापस आ भी जाती हैं बांग्लादेश में तो उनके पास मौजूद होंगे? क्या किसी हायर कोर्ट की तरफ वो जा सकती हैं? क्योंकि एक तनकीद ज़रूर है, एक सेक्ट ऑफ पीपल है जो अभी भी ये बात कर रहे हैं कि ये हुक्म जो है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का उनकी गैर मौजूदगी में दिया गया है और उनको बोलने का हक नहीं मिला है अपनी सफाई में कुछ। तो क्या ऐसा कुछ ऑप्शन होगा अगर वो वापस आ भी जाती हैं बांग्लादेश? मेरे ख्याल में थोड़ा सा अमेंड कर लें कि जब प्रोसीडिंग्स शुरू हुई थी उन्होंने, गवर्नमेंट ने उनको, अदालत ने उनको बुलाया था आके आप अपने आप को शामिल करें, तफ्तीश में शामिल हो जाए। वो नहीं आई थी, उन्होंने इसमें शामिल नहीं हुए। और जो अदालती प्रोसीजर है बरसगीर के दुनिया के, वो इश्तिहार देते हैं, फिर इश्तिहार देने के बाद वो गवर्नमेंट खुद ही एक वकील को उनके लिए मुकर्रर कर देते हैं, वो प्रोसिक्यूशन उसके लिए, केस के प्रोसीडिंग्स के लिए। उन्होंने ऐसा किया है। सजा होने के बाद के प्रोसीजर ये है कि उनको अदालत के सामने सबमिट करना पड़ेगा, फिर जाके अपील कर सकते हैं। अपील भी नहीं कर सकेंगे अगर इंडिया में रहेंगे तो, अपील के लिए भी उनको जाना पड़ेगा। अब ये बांग्लादेश के कानून नहीं है, इंटरनेशनल कानून है। अगर आपको अपील करना है तो आप अपने आप को पहले सबमिट करें, बिल्कुल। अच्छा नसीर साहब, मैं एक ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के
रवाबित और रिश्तों के तनाजुर में ये सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। एक लंबे अरसे तक एक डेडलॉक रहा और कुछ शिकवे शिकायत और एनिमोसिटी का रहा। इस तमाम तर मामले में जब तक शेख हसीना रहीं, उनकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर कितनी ज़्यादा इंडियन ड्रिवन थी? और अब जो कि हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग जा भी रहे हैं, नेवल शिप्स भी जा रही हैं, ट्रेड बढ़ाने की बात हो रही है, इसके बाद आपको लगता है कि अगर तो इंडियन ड्रिवन पॉलिसी थी फॉर पाकिस्तान इन बांग्लादेश, तो वो यकसर ख़त्म हो जाएगी और अब मज़ीद रवाबित बेहतर होंगे? देखिए, इसमें दो बात है। पहले बात ये है कि 1971 के बाद बांग्लादेश की जो नौजवान नस्ल है, जो इस वक्त इंडिया की सख्त खिलाफ है, उन्होंने ये देखा है कि इंडिया ने तो हर चीज लेके चले गए, बांग्लादेश से हर चीज उठा लिया है। यानी टेबल चेयर से लेके, इंडस्ट्री से लेके, एम्यूनिशन डिपो से लेके, हर चीज बांग्लादेश ने उठा लिया, इंडिया ने उठा लिया है। बांग्लादेश की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है, गारमेंट को तबाह करने की कोशिश की है, और बांग्लादेश को चारों तरफ से डैम बनाकर पानी बंद कर दिया। ये सारे नौजवान लड़कों को पता है, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के लड़कों को। ये जो अपराइजिंग है, ये सिर्फ हसीना के खिलाफ नहीं है, ये अपराइजिंग इंडिया के खिलाफ भी है। हसीना और इंडिया दोनों कॉमन है। हसीना को इंडिया से आप अलग नहीं कर सकते। ये जो अपराइजिंग हुई है, ये इंडिया के खिलाफ है और हसीना के खिलाफ है, बहुत है। लोग तंग है इस चीज से कि चारों तरफ से सड़कें बना रहे इंडिया के लिए, तो उन्होंने 7 सिस्टर्स में जाना है बांग्लादेश के अंदर से। चिटागांग बंदरगाह उनको दे रहे हैं और मंगला बंदरगाह उनको दे रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, तो सारे भी इंडिया के कब्जा में चला गया ना। इसी के खिलाफ अपराइजिंग है बांग्लादेश के लोगों ने। ये लड़कों ने इसीलिए मैदान में है, हसीना को हटाओ ताकि हमें पता चले क्या कुछ किया। जितने एग्रीमेंट्स हुए 50 के करीब एमओयू साइन हुए, जितने डैम्स बने हैं, वो सारे हसीना ने पब्लिक नहीं किए डॉक्यूमेंट्स। अब जब पब्लिक आया तो डॉक्टर यूनुस ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स खत्म किए, बहुत सारे अंडर रिव्यू है। लेकिन पब्लिक को गुस्सा ये है कि उन्हें करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, जमीनें बंजर हो गई है, जानवर मर गए हैं, इसका उन पे असरात है। इसलिए लड़के खिलाफ है। लड़के पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं, लड़का इंडिया के खिलाफ इसलिए हुए कि इंडिया ने उनको माशी तौर पे क्रिपल करने की कोशिश की है। इंडियन डोमेन के खिलाफ है लड़के। अब पाकिस्तान के लिए बड़े चांसेस है। पाकिस्तान खामोशी से सब कुछ देखता रहा। पाकिस्तान के लिए चांसेस ये है कि लोग ये कहते हैं कि चाइना सपोर्ट कर रहा है उनको, यूरोपियन यूनियन सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, जर्मनी जापान सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की सपोर्ट कहाँ है? मिलिट्री डेलीगेशन जाना और एक जहाज जाना महीने में, क्योंकि सपोर्ट ना हुआ। हम भी देखते हैं और अब भी देखते हैं, हमारे डेलीगेशन जाते हैं। और अब पिछले दिनों जॉइंट चिप गए थे, इससे पहले डाल साहब गए थे। बिल्कुल ठीक है नसीर साहब, बिल्कुल ठीक है, बट वी होप एंड चीजें बेहतर हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। तो जनाब, ज़रा सूरत हाल पे बात कर लेते हैं कि चीनी के लिए, जिसके बारे में हम सब हमेशा बात कर रहे होते हैं कि चीनी की कीमत बढ़ गई, कम हो गई, और इसको कौन रेगुलेट करेगा? क्या इसका जो है कंट्रोल हुकूमत के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और क्या इसे फ्रीली खुद मार्केट को रेगुलेट करने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, तो भाई हुकूमत ने तो इस सेक्टर को मुकम्मल तौर पे डी रेगुलेट करने का फैसला कर लिया है। अब इससे होगा क्या, मिलना क्या है, इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब। इब्राहिम साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। ज़रा एक आम आदमी को बताइए, इस सेक्टर को डी रेगुलेट करने का मतलब क्या है? देखें, डी रेगुलेट से मुराद ये है कि फ्री मार्केट कर दी जाए। ओके, देखें, है ना, जाहिर सी बात है, गंदम में भी डी रेगुलेट हुआ, इसका क्या फ़ायदा हुआ? किसानों को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 52 रुपये की गंदम 100 रुपये की बिक रही है ना आज भी। अब ये चीनी में भी डी रेगुलेट करना ये मुनासिब नहीं है, इसके सपोर्ट प्राइस होने चाहिए। ऐसे बेलगाम हम किसानों को या हारियों को मारें, वो भी अच्छा नहीं है। 25-30 लाख किसान, आप ये बताएं कि 400 रुपये मन का मतलब हुआ 40 केजी। 40 केजी 10 रुपये किलो में कोई गन्ना होता है? आप बताएं। चीनी जब 200 रुपये बिक रही है ना, आज भी बिक रही है, 187 होलसेल और रिटेल में 200 रुपये। आप अंदाज़ा खुद लगा लें, क्या हम इस वतन के लिए ना सोचें? क्या किसानों के लिए नहीं सोचना है? तो मैं ये समझूं कि डी रेगुलेट करने के बाद जो कीमतें हैं वो कंपटीशन के तौर पे फिर तय होंगी या फिर क्या होगा? देखें, कंपटीशन वाली बात ही नहीं रह जाती। जहां सरमायादार होता है, जहां ज़ख़ीरा अंदोज़ होता है, यही हुआ ना, गंदम में भी यही हुआ। ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई, फीड मिलों में इस्तेमाल हुआ, ये भी यही होगा।
आप हर वक्त रोते हैं चीनी चीनी, लेकिन आप ये तो देखेंगे क्रोप हमारे यहाँ माशाल्लाह इस दफ़ा 25% ज़्यादा है। आप ये बताएं कि चीनी की अगर आप कोस्टिंग करते हैं जिसमें चीनी 11% रिकवर होती है, इसको क्रशिंग को क्यों रोका जा रहा है? पहला सवाल तो ये है। 1 नवंबर से स्टार्ट करना था, आपने डिले कर रहे हैं, उतना डिले जा रहा है कि 4 शुगर मिलें चली हैं। कमाल है इस मुल्क का। मैं ये कहता हूँ कि हम किसी पे तनकीद नहीं करना चाहते, हम मुस्बित बात करना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं। यानी वज़ीर आज़म से भी राय तजवीज़ देते हैं कि खुदारा उन किसान भाइयों के लिए सोचें, काश्तकारों के लिए सोचें, क्या वो गन्ना बोआएंगे दोबारा, क्या वो गंदम बोआएंगे दोबारा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। ये एक्सपेरिमेंटेशन आपके मुताबिक वाली कर ली थी कि हमें उससे फायदा नहीं हुआ, उल्टा कीमत बढ़ती रही, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फिर चीनी वाला सजेशन या उसके ऊपर उसे डीरेगुलराइज करने की वजह क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि डीरेगुलेट करना, बैंकिंग सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होता है, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, वो बैंक से लोन लेते हैं, FATR उठाते हैं, सब होता है। अब वो सरमायादार बड़ा सरमायादार बन जाता है, वो गरीब और मिडिल आदमी पिस जाता है। इसको डीरेगुलेट के बजाय रेगुलेट करना चाहिए, इसके प्राइस फिक्स होने चाहिए। आप 10 रुपये में एक चीज़ ले रहे हैं, गन्ना 1 किलो ले लें, अगर आप उसको खाते रहेंगे ना तो आपकी तवानी खुद ही बन जाएगी। 10 रुपये में क्या बनता है? अब वो काश्तकार गन्ना काटता है, एक पहले सुने, काश्तकार गन्ना काटता है, फिर वो ट्रालियों में लोड करता है। उनका क्या ट्रक किराया नहीं लगता ट्रालियों में ले जाने का? नहीं लगता, 3 रुपये 2 रुपये किलो लगता है। आप मुझे बताएं उनको क्या वसूल हो रहा है? 8 रुपये किलो। 8 रुपये किलो में तो मट्टी भी नहीं मिलती जी। खुदारा खौफे खुदा रखें। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फेडरल फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर से भी कहूँगा तो हुकूमत वक्त भी सोचे कि काश्तकारों को, एग्रीकल्चर को आप फ़रोग नहीं देंगे तो आप यकीन माने कि 7.5 लाख टन हमने एक्सपोर्ट की चीनी 100 रुपये के दरमियान, 100 रुपये में, और महंगाई कितने में? 170 में, 3,20,000 टन। ये हम क्या करने जा रहे हैं? इंपोर्ट पॉलिसी नहीं है, एक्सपोर्ट पॉलिसी हमारे नहीं है, बनानी पड़ेगी। मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है तो गरीब बचेगा तो ये मुल्क बचेगा। और हमारे ब्यूरोक्रेसी भी जब है, शुगर मिल मालकान भी, हम उन पर तनकीद नहीं करना चाह रहे, हम बोलते हैं यार इतना नफा रखो जो बर्दाश्त हो, 100 रुपये के 200 रुपये हो जाए। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिनात में नहीं है। रिट को कायम हुकूमत वक्त ही कर सकती है। मैं क्या कर सकता हूँ या आप क्या कर सकते हैं? हम बातें कर लेंगे रोज, लेकिन अमल दरामद उन गरीबों के लिए भी सोचें। यानी आप गंदम में भी देख लीजिएगा कि उनके पास कपड़ा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अब ये जो गन्ने का आप देखें, ये बताएं कि 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाली चीज़ आज तक नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल अलमिया है। और ये अगर सब क्रशिंग 100% कैपेसिटी पे चल जाएं तो मैं इसी प्रोग्राम में कहता हूं कि 100 रुपये किलो चीनी होगी। बिल्कुल ठीक है अब्दुल रऊफ साहब, इंशाअल्लाह इस पे बर वक्त कार्रवाई। बिल्कुल ठीक है, हाथ जोड़ के दरखास्त। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। तो चलें इसी के साथ अब हमें ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज है वीक का दूसरा दिन एंड दैट ब्रिंग्स मी कि मैंने आपको क्विकली लेकर जाना है मार्केट की सूरत हाल बताने के लिए। तो इसलिए मैं आपको पहले इजाफा बता देती हूँ और फिर हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट की तरफ जाएंगे क्विकली। तो जनाब, इंडेक्स में इस वक्त 1,61,636 पॉइंट्स की सतह पर इस वक्त मौजूद है। गेन कितना हुआ है, क्या सूरत हाल बनी है, ये जान लेते हैं। कफील हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, बताइएगा मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करी आज? देखिए सादिया, मार्केट जो है वो बिटवीन, अगर हम बात करें 1,62 और 1,63 के दरमियान कल जो है वो मार्केट गई थी। तमाम उसके बाद जो है वो मार्केट जो कल की जो नेगेटिव जोन पर मार्केट बंद हुई थी। और सेंटिमेंट वही है कि एक तो नेक्स्ट मंथ जो है वो IMF बोर्ड का इजलास है जो कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा उसको जो है वो खास इंपॉर्टेंस जो है वो दी। जो सबसे हाईएस्ट मार्केट ने किया था अब से तकरीबन अगर हम बात कर लें 2.5 महीने कबल 1,69,000 को, उसके बाद से मार्केट जो है वो तकरीबन 10 से 12 जो है 1000 पॉइंट मार्केट से निकल गए थे। तो मार्केट का सेंटिमेंट वही बरकरार है और मार्केट का आगाज़ अच्छा होता है। आज भी आगाज़ अच्छा हुआ, मार्केट में तकरीबन 400 पॉइंट का इजाफा था मार्केट में और 1,62,000 के लगभग के आसपास थी मार्केट। तमाम अब जो थोड़ा सा साइड लाइन हुई है जो सरमायाकार और तकरीबन कोई 5 पॉइंट और 10 पॉइंट के इजाफे से मार्केट 1,62,000 के आसपास जो है वो ट्रेड करी। तो सेंटिमेंट वही है। अगर हम बात कर लें रिफाइनरीज की, ऑयल एंड गैस सेक्टर की और सीमेंट सेक्टर की, ये वो अपना सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त जो है वो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। और यही एक जो हमारी कल भी बात हुई थी माहिरीन का यही कहना है कि
बॉर्डर जो सिचुएशन है वो मार्केट को किसी न किसी तरह जो है वो हिट कर रही है, और उसके बायस हालांकि जो 27 अमेंडमेंट थी उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट जो है वो रिस्टोर हुई थी और खासी हद तक बहाल हुई। तमाम सिचुएशन है ये मार्केट में है, और जिस मार्केट से मेरी बात हुई है स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट से, उनका ये ज़रूर कहना है कि जो इस वक्त बॉर्डर सिचुएशन है और उसके बाद जो इकोनॉमी सिचुएशन है जो कि खासी स्टक हो गई है बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ें, उससे खास मार्केट जो है वो मुतासर हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कफील फॉर द डिटेल्स। ओके जनाब, वो एक मशहूर डायलॉग है ना कि सांस भी लेता हूँ तो सीरीज़ शुरू हो जाती है। तो आजकल पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का यही हाल है, वो एक सांस भी लेते तो एक ओडीआई, फिर दूसरा, फिर तीसरी सीरीज़। तो टाइम व्हेन देयर वाज नो क्रिकेट हैपनिंग, और हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को उतना खेलने का मौका नहीं मिल रहा, बट देयर इज़ अ टाइम नाउ जब पाकिस्तानी प्लेयर्स आर प्लेइंग अ लॉट ऑफ क्रिकेट। लेकिन थैंकफुली आमतौर पर होता ये है कि कोई भी सीरीज जब शुरू या ख़त्म हो रही होती है तो या तो हम हार रहे होते हैं और फिर एक रीजनिंग आ रही होती है कि लड़के बहुत क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको ब्रेक नहीं मिल रहा है, एक के बाद एक सीरीज़। थैंकफुली सो फार आफ्टर साउथ अफ्रीका की हमारी टेस्ट सीरीज से आकर अभी तक हमारा जो वनडे है, वी बिन फाइन प्लेइंग गुड। हाँ, और इसके साथ ही ये भी कि ट्रॉफी की रोनुमाई भी हो गई। आज से ट्राई सीरीज़ का आगाज़ होगा। अरे यहाँ तो अफ़गानिस्तान को होना था, लेकिन वो अपने पड़ोसियों के इन्फ्लुएंस में आके, यानी हमारे पड़ोसियों के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने ऑप्ट किया कि हम नहीं खेलेंगे, तो नहीं खेलेंगे तो फिर बाहर बैठे, हम टीम बुला लेंगे दूसरी। तो आज पाकिस्तान जिम्बाब्वे शाम 6 बजे मैच है। एक तो ये खबर ये है क्रिकेट की दुनिया से, और दूसरी एक और खबर है सादिया, और वो ये कि सरफराज, तो निकलता ही मुझे से कप्तान सरफराज है, लेकिन चले साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर सरफराज अहमद को बड़ी भारी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और उनके कांधों पे डाली गई है जिम्मेदारी अंडर 19 और शाहीन्स की, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, उनके कांधों पे जिम्मेदारी डाली गई है। तो मुझे तो अच्छा लगा ये, लेकिन बहुत से नाक़रीन ये कह रहे हैं कि यार आपने उसको मेंटोर भी तो रखा था। तो आई गेस नाउ पीसीबी ने उनको सही रोल में रखा है। यू नीड टू हैव अ गाय लाइक सरफराज जो कि आपके यंग स्पेकुलेशन उसको नरिश करे। बीच में फैसल स्पेकुलेशन तो बीच में ये भी आ रही थी कि क्या उनको सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल किया जा रहा है। आपको याद होगा देयर वाज अ नेम व्हेन उनके बारे में ये बात की गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि भाई पीसीबी कम से कम किसी भी शख्स को अगर हायर करे और सही अपॉर्चुनिटी दे जो उसकी मेरिट भी बन रही हो और वो सूटेड भी हो, तो फिर उसके ऊपर तनकीद नहीं होती और लोगों को अच्छा लगता है, और फिर मेरे ख्याल में वो भी उस रोल में अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। लेकिन ये कितनी मेरे ख्याल में अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी टूवर्ड सरफराज के वो इसके ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग कर सके और अच्छे से यहाँ से हमारे जो फ्यूचर क्रिकेटर्स हैं उनको यहाँ पर पनपने का रूट बिल्ड करने का अपना मौका मिल सके। खबर के मुताबिक सरफराज हेड करेंगे इन सारी टीम्स को, ठीक है, और उनके इख्तियार में होगा कि वो कैसे लेके चलें, इनके टूर्स डिसाइड करें। तो ये एक भारी जिम्मेदारी है। हम सबसे बड़ा सारा मसला यही है ना, हम ये कह रहे होते हैं कि हमारी तो बड़ी टीमों के साथ हो ही नहीं रहे मुकाबले, तो अगर ग्रास रूट लेवल से हमारे बड़ी टीम्स के साथ मुकाबले होना शुरू हो जाएं तो वो एक फियर ऑफ फॉरेन क्रिकेट होती है, वो एक तो आहिस्ता आहिस्ता उसका असर ज़ाइल होता रहेगा। तो सरफराज के है कांधों पे जिम्मेदारी, मीनवाइल जिम्मेदारी होगी सलमान अली आगा के कांधों पे भी। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का आज से सीरीज़ जो है ट्राई सीरीज़ शुरू होने वाली है। पहला मैच पाकिस्तान जिम्बाब्वे का है और उसके बाद श्रीलंका भी इसमें है। वेल, श्रीलंका, खबर ये भी है सादिया कि श्रीलंका को कुछ 2 बड़े झटके लगे हैं क्योंकि चरित असलानका जो हैं वो बीमार हो गए हैं। अच्छा, इंजर्ड नहीं हुए, बीमार हुए हैं। और ये भी याद होगा कि वो जो दूसरा हमने ओडीआई खेला था अगेंस्ट श्रीलंका, उसमें शाहीन शाह अफरीदी ऑप्टेड टू सिट आउट, वो भी इसलिए क्योंकि अनफिट नहीं हुए थे, बीमार हो गए थे वो। तो ये एक वायरल चल पड़ा है और इस वायरल ने जो है वो क्रिकेट को भी अपने लपेट में लेना शुरू कर दिया। एब्सोल्युटली, बट ऑब्वियसली हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स अगर दे गॉटन 1 से 1.5 दिन का टाइम उनको मिल जाता है तो दे डू मेक अ कमबैक आफ्टर दैट सिकनेस। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट। अली रज़ा, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो बहुत सारी चीज़ें हमने जब तक कि आपसे हमारा राब्ता बहाल होता डिस्कस कर ली। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें पता था कि अफगानिस्तान ने बाहर जाना है और जिम्बाब्वे ने वापस आना है। इस ट्राई सीरीज़ को मैं किस तरह से परसीव करूं जब मुझे पता है कि मैंने वनडे सीरीज़ क्लीन स्वीप किया अगेंस्ट श्रीलंका? First of all, वालेकुम and very good morning to both of you. Well, it's technically, अगर मैं ओवरऑल बात करूं क्रिकेट की, तो इट्स अ विक्ट्री फॉर पाकिस्तान. Doesn't matter अफगानिस्तान बाहर गया, yes, it's a strong team, but given the recent turn of events,
आई डोंट थिंक इतना कोई बड़ा इफेक्ट पड़ता है, गिवन के जिम्बाब्वे आ गई है, श्रीलंका आ गई है, दे स्टेड फॉर द सीरीज, दे प्लेड 3 वनडे इंटरनेशनल्स, और अब ट्राई नेशन सीरीज का एक शक्ल ले रही है. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड ओवरऑल थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. Apart from that, we are in a very strong position to win this Tri Nations series. We've proven ourselves कि जब हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, जब हमने श्रीलंका के खिलाफ खेला, तो we've proven ourselves कि we can go out there and win big matches. और हमने लास्ट ओडीआई में बाबर की सेंचुरी देखी, which was a very good thing for a cricket fan, कि हमारे स्टार प्लेयर जो हैं वो he's returning back to his old form. So I think we see ourselves, we could see ourselves in a very strong position for this Tri Nations. हाँ, ये तो है कि बाबर की वापसी हुई ओडीआई में, ही मेड अ सेंचुरी. अब उनको T20 में भी लाया गया है. बट द थिंग इज़ के अली, आपने देखा कि वो जो एक शोर मचाया गया था, इंटेंट, बाबर प्लेड लाइक बाबर. वो उसी तरह उन्होंने दूसरा ओडीआई भी खेला और तीसरा ओडीआई भी भाई वो उसी तरह खेल रहे थे. यानी कि शुरू में उनको जो सर्कल में चौके मिले उन्होंने वो लिए, एंड उसके बाद ही वॉज ट्राइंग टू बिल्ड द इनिंग्स. तो ये आपको लगता है कि जो इंटेंट वाला एक भूत सवार हुआ था हमारे स्टाफ पे, कोचिंग स्टाफ पे, वो भूत उतर गया है? और क्या माइक हैसन ने मेक पीस कर लिया है बाबर की क्रिकेट से? देखिए, जहां तक दिख रहा है, एंड एज फार एज द एनालिसिस गोज, द स्टैट्स गो, मुझे लग रहा है कि बाबर इज कमिंग बैक टू हिज ओल्ड फॉर्म एंड ही इज वर्किंग हार्ड ऑन इट, एंड आई डू थिंक ही इज रियली फोकस्ड राइट नाउ. बट दैट्स नॉट द क्वेश्चन. हमने पाकिस्तान को हमेशा चेजिंग सिनेरियो में बड़ा रिलैक्स देखा, क्योंकि वो एक प्लान के साथ आते हैं, वो एक स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं. दे ब्रेक डाउन ओवर्स कि ठीक है जी, 5 ओवर में हम अपने आप को यहाँ देखते हैं, 13 ओवर में यहाँ देखते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. The real test for our cricketers and especially बाबर आजम is going to be जहां हम पहले बैटिंग करेंगे. वहां आप किस बैटिंग करते हैं, वहां आप किस स्ट्रैटेजी से जाते हैं. हमने जो श्रीलंका के खिलाफ भी सीरीज जीती, उसमें हम सेकंड बैटिंग करते रहे, लेकिन जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच आ रहे हैं उसमें हमारी फर्स्ट बैटिंग थी. तो दिस इज वेयर द माइंडसेट कम्स इन. पाकिस्तान बैटिंग इज there's tremendous talent in Pakistan cricket team इस वक्त, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है when there's pressure, जब आप फर्स्ट बैटिंग करते हैं, फर्स्ट इनिंग्स खेलते हैं. क्योंकि आप जब पहले बॉलिंग कराते हैं तो हम पूरी दुनिया जानती है कि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हमारा बॉलिंग है, तो हम बॉलिंग पे बहुत ज्यादा रिलाई कर लेते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू सेटिंग अप अ टारगेट कि बॉलर्स को कुछ मिले बॉल करने के लिए और डिफेंड करने के लिए, तब आप थोड़ा सा जो है वो प्रेशर में आते हैं. आपकी इजाजत से और अली भाई आपकी इजाजत से एक इसमें एक ज़िमनी सवाल. बैक इन 90s, बैक इन शारजा, हमारा स्ट्रेंथ क्या होता था? हमारा स्ट्रेंथ होता था ऑब्वियसली बॉलिंग, बट हम पहले बैटिंग करते थे और उसके बाद सेकंड बॉल आके, बिकॉज हम अच्छे चेजर्स नहीं थे और ये हमारे पास था ना टैग अब, और हम उसमें खुश थे. अभी हम चेज अच्छा कर रहे हैं क्योंकि बॉलिंग हम पहले अच्छी कर रहे हैं, तो हम चेज अच्छा कर रहे हैं. तो अब क्या इशू है इस चीज से? व्हाट इज द इशू विद दिस नाउ? I think continuous pressure build up has created some form of mental pressure for our cricket team, और हम भी घबराते हैं as an awam, as a cricket lover. जब मैं घर में बैठ के क्रिकेट देखता हूँ तो I pray कि हमें पहले बॉलिंग मिले, because recent events ने हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है. पिच कैसी भी हो, इवन इफ इट्स अ बैटिंग पिच, हमने प्रीवियस वर्ल्ड कप्स में देखा है पाकिस्तान को, बैटिंग पिच के दौरान आप बॉलिंग ले रहे हैं, दिस वाज अ बैड डिसीजन बिकॉज यू रिलाई ऑन योर बॉलिंग. आपको रिलाई करना छोड़ना है. आप जो नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं, आप जो ये ओडीआईज खेलते हैं, ट्राई नेशन सीरीज खेलते हैं, आपको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जिसमें आपको जो बैटिंग कोच है वो आपको बोले कि यार यू कैन डू इट, यू कैन गो आउट, ये प्लान है, अगर हमारी पहले बैटिंग आती है, यू नीड टू प्ले अकॉर्डिंगली. हमको हमारे वीक एरियाज पे काम करना है. जब आपके शुभमन गिल ने इंडिया के जो क्रिकेटर हैं जब वो आए थे, तो उनका 1 साल हर क्रिकेटर का, हर नए क्रिकेटर का हनीमून पीरियड होता है. उसमें आप जज करते हैं कि उनका वीक पॉइंट क्या है, तब जाके आप उनके वीक पॉइंट्स पर अटैक करना शुरू करते हैं एज यू सी देम प्ले. इसी तरीके से अब हमारे क्रिकेटर्स के, मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स के, साया मयूब हो गए, बाबर आजम हो गए, सलमान अली आगा हो गए, इनके वीक पॉइंट्स, बिकॉज दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो इनके वीक पॉइंट्स पता चल चुके हैं पूरी दुनिया की क्रिकेट को कि जी इनको कहाँ बॉल करनी है, जो इनके वीक पॉइंट. हमने बाबर आजम को आउटसाइड ऑफ कितनी दफा एज होते देखा है, कितनी वो एज हुए और वो आउट हो गए. उन वीक पॉइंट्स पे आई थिंक काम करना चाहिए, क्योंकि नया बॉल होता है, पहली इनिंग्स होती है तो उसमें बॉल अक्सर स्विंग करता है, गिवन के रात का टाइम नहीं होता तो ड्यू भी नहीं होती, ग्रिप अच्छा आ रहा होता है बॉल का.
इसी वजह से आई पर्सनली थिंक कि हमें उस चीज पे काम करना चाहिए। अली, व्हाट डू यू थिंक माइक हसन के ऊपर बहुत तनकीद हुई कि यू नो आपने क्यों खासतौर पर बाबर आजम के लिए एंड फ़खर ज़मान के लिए, फरहान के लिए, साहबजादा फरहान के लिए बहुत तनकीद हुई कि भाई आप क्यों प्लेयर्स के जो नेचुरल स्टाइल है उसको छेड़ना चाह रहे हैं। लेकिन फिर देखें उन्हीं की मौजूदगी में 2 कमबैक्स हुए। एक हमने ऑलमोस्ट बाबर का कमबैक देखा, वी आर होपिंग कि वो और भी आगे अच्छा करें। शाहीन शाह अफरीदी वॉज नॉट एबल टू डू गुड। फिर हमने पिछली सीरीज़ पे उनको देखा, ही वॉज फाइन इन द टेस्ट। अभी श्रीलंका के अगेंस्ट भी ही डिड फाइन। क्या इसका भी क्रेडिट देना चाहिए? बिकॉज हम तो अपने होम ग्राउंड पर भी सीरीज़ ड्रॉ मतलब जीत ही नहीं पा रहे थे। ड्रॉ तो दूर की बात है, अगर हम टेस्ट की बात करें तो, अगर हम वनडेज़ की भी बात करें तो हम अच्छा नहीं कर पा रहे थे, T20s में भी हम अच्छा नहीं कर पा रहे थे। तो क्या फिर इसका भी क्रेडिट देना चाहिए हसन को फॉर ऑल द चेंजेस दैट ही हैज़ मेड एंड आफ्टर दैट बाबर को वापस भी लाए? यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि जब आपकी एक टीम में स्टार प्लेयर्स भरे होते हैं जिनका हमें पता है कि टैलेंट है। फॉर एग्जांपल सलमान अली आगा हैज ह्यूज टैलेंट, ही इज प्रूवन इन द सीरीज राइट नाउ। बाबर आजम वी ऑलरेडी नो ही इज अ स्टार प्लेयर। इसी तरीके से साया मयूब है, वो अपने आप को पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। वी नो फखर कैन टेक अस आउट ऑन अ वेरी गुड रन इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, वो हमें एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। तो जब ऐसा मौका आता है कि जी हम कहाँ फिट करें प्लेयर, तो अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर आप क्या करते हैं कि इन्हीं ट्राई नेशन सीरीज और ओडीआई सीरीज में आप चेक करते हैं रोटेशन करके कि कौन सा प्लेयर कहाँ ज्यादा अच्छी तरह बैठ रहा है, सेट हो रहा है, विच इज हिज प्रेफर्ड पोजीशन। एक होती है वांट पोजीशन, एक होती है टीम की नीड पोजीशन। अगर टीम की नीड पोजीशन पे वो नंबर 5 पे आके परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो ज़ैनब अब्बास ने सवाल किया था सलमान अली आगा से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि his preferred position is about 4th or 3rd, but he's coming down on the 5th number. तो अब आप ये देखिए कि क्या उन्होंने 5th पे आकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को हेल्प किया? बिल्कुल किया। He put up a very good scoring run in the last ODI. तो टीम को किस चीज की जरूरत है और आप उस चीज पे परफॉर्म कर पाते हैं यानी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। इसीलिए ये ओडीआई सीरीज के अंदर हम रोटेशन करके देखते रहते हैं कि जी एक प्लेयर कहाँ फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक कि प्रेफर्ड पोजीशन से ज्यादा इट्स अ टीम गेम। आई थिंक टीम को जहां जरूरत हो वहां अगर आप परफॉर्म करें तो उससे अच्छी कोई चीज होगी। बहुत शुक्रिया अलीजा, थैंक यू सो मच। और आप मत देंगे, मैं ये देख रहा था इट्स अ स्टार स्टडेड बॉलिंग साइड। फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह, नसीम शाह, अबरार, उस्मान तारिक, सलमान मिर्ज़ा। तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है इस ट्राई सीरीज़ को भी जीतने का। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है और हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस हैं, तो हमें हर मुश्किल घड़ी के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे बट आई रियली वांट टू मोटिवेट आवर गाइस, बिकॉज़ ये एक सीरीज है, उसके बाद थोड़ा सुकून है हमारे पास फॉर अ व्हाइल बिफोर वी गेट इनटू द वर्ल्ड कप। यानी कि अगर हम हार जाएं तो उसके बाद हम अब एज क्रिकेट फैंस रिहैबिलिटेट कर लें। बिफोर ये जो है ना आउट ऑफ हैंड्स हो रहे हैं इनके इमोशंस, आई एम गोना टेक अ ब्रेक, सी यू आफ्टर दिस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। जैसे कि हम अपने शो के तवस्सुत से कोई ना कोई दिन बता रहे होते हैं कि आज ये दिन है और इसकी ये अहमियत है, तो आज 18 नवंबर दुनिया भर में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और तशद्दुद के ख़िलाफ़ ये आलमी दिन मनाया जाता है। एक ऐसा दिन जो बच्चों पर जिनसी तशद्दुद, इस्तेहसाल और ज़्यादती के ख़िलाफ़ शऊर बेदार करने और हादसे का शिकार होने वाले बच्चों की रहनुमाई और इलाज की हिमायत करने के लिए वक्फ है। बिल्कुल, यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को 2022 में बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया था और इस दिन का बुनियादी मकसद यही है कि बच्चों की हिफाजत की जाए, उनके इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए हिकमत अमलियाँ बनाई जाएँ और फिर वो बच्चे जो किसी भी ट्रॉमा से गुजरते हैं उनकी हीलिंग के प्रोसेस को भी मद्देनज़र रखा जाए। पाकिस्तान में ऐसे इस समझ को ही आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम द लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इसलिए भी काम कर रहे हैं कि जिस क्लास से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे एजुकेशन से महरूम रहते हैं या उनके घर में पेरेंटल गाइडेंस उस तौर से नहीं रहती है, उनको किस तरह से आपने इस सोसाइटी में इंगेज करना है ताकि उनकी अपब्रिंगिंग में वो मौसर किरदार अदा कर सके। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है, वेल आई हैव अ लॉट टू से, तौसीफ हैदर साहब मौजूद है जो कि ना सिर्फ एक मशहूर प्रेजेंटर है, हमने उन्हें मुख्तलिफ चैनल्स पर देखा है, आजकल हम उन्हें ड्रामा इंडस्ट्री में भी देख रहे हैं, बहुत सारे ड्रामाज में भी, एंड सबसे बड़ी बात वो एक सोशल एक्टिविस्ट है और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए जो उनके दिल में दर्द है एंड द वे ही पुट्स हिज वॉइस आउट देयर, वो हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है एंड इट्स एक्चुअली एन ऑनर टू होस्ट हिम ऑन आवर शो। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए आप दोनों। बहुत शुक्रिया, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू सर। तौसीफ साहब, हमारे माशरे में बच्चे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाग में कलियाँ,
और ये हमारी ज़िम्मेदारी कि हम उनको नर्चर करें, नरिश करें, उनकी बूदोबाश तराश करें। पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है व्हेन इट कम्स टू, और ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ उन पे मारपीट हो रही है, लेकिन उससे भी मैं कहूँ कि 2 दर्जे बढ़ के जिनसी इस्तेसाल और तशद्दुद। पाकिस्तान एज अ माशरा कहाँ खड़ा है जब हम कहते हैं कि हमारा माशरा फैमिली माशरा है, नानियाँ हैं, दादियाँ हैं, कहानियाँ सुनाती हैं, बड़ा करती हैं बच्चों को, पूरी सोसाइटी मिलकर हाँ पूरी सोसाइटी मिलकर करती है, एंड देन वी हैव टू रिमेंबर दीज डेज एज वेल। बहुत शुक्रिया। नानियाँ, दादियाँ, खालाएँ, फूफियाँ कहानी सुनाती हैं नहीं, कहानियाँ सुनाती थीं। अब आपको कहानी सुनाता है ये जी, ठीक है ना। और नानी दादी की कहानी और इसकी कहानी में बड़ा फ़र्क है। तो एक तो ये मेरा ख्याल है जो डिजिटल दुनिया ने आके जो इंसान का इंसान से रब्ता ख़त्म किया, उसकी नज़र बच्चे भी हुए। अब आपने आदाद शुमार का अगर आप जिक्र करें तो तकरीबन इस वक्त 2.25 करोड़ बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि स्कूल जाने की उम्र में हैं जी, लेकिन स्कूल नहीं जा सकते बवजूद कि स्कूल मुहैया है, सहूलत मौजूद है, माँ बाप नहीं भेज रहे, इकोनॉमिक रीजंस जो भी हैं, या स्कूल जाना चाहते हैं, स्कूल ही मौजूद नहीं, स्कूल है, टीचर मौजूद नहीं। सो बवजूद तकरीबन 3 करोड़ पे ये, और ज़्यादा जो अफसोस की और ख़तरनाक बात है वो ये है कि ये तादाद बढ़ती चली जा रही है क्योंकि माशाल्लाह बच्चे पैदा हुए चले जा रहे हैं, तो वही प्रोपोर्शन आपके बच्चों की उसमें ऐड ऑन हो रही है। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक जो बात है, मैं कहता हूँ ये एक नेशनल इमरजेंसी है, और वो ये है कि ये 3 करोड़ जो हैं ये नहीं कि ये बच्चे ही रहेंगे, ये 8-10 साल के अंदर आपके एक्टिव प्रोडक्टिव सिटीजन्स ऑफ द नेशन बन जाएंगे। तो इन्होंने कुछ तो करना है माशरे में जाके, अगर आप इन्हें पढ़ाएं लिखाएंगे नहीं तो वो क्या करेंगे आप खुद ही सोच सकते हैं। तो ये एक नेशनल इमरजेंसी है। जो आपने जिनसी इस्तेहसाल या उस तरह की चीज़ों की बात की, उसमें मैं ये समझता हूँ कि वो बात बड़ी आपने प्यार में नानी दादी का जिक्र किया, लेकिन आई थिंक जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है उस पर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। कि जो अभी यूनिसेफ का एक पिछले दिनों बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हमने देखा, एक प्रोजेक्ट कि आपके जो वालिदैन हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक बच्चे की तालीम के अंदर। वालिदैन हम कदम कि हम कहते हैं जी बच्चा गया स्कूल, अच्छा जी फैसल साहब ने बच्चे को स्कूल भेजा, अब टीचर जाने बच्चा जाने, मुझे रिजल्ट चाहिए। बच्चा जब वापस आया उसने स्कूल में क्या किया, गली मोहल्ले में क्या किया, वो जिस वैन ड्राइवर के साथ गया था, वो जिस चिंची में गया था, वो किस तांगे में गया था, वो साइकिल पे गया था, मतलब स्कूल में उसका दिन कैसा गुजरा, महल्ले में उसका दिन कैसा गुजर रहा है, फैमिली में। शाम के वक्त, और साथ ही रिसर्च ने साबित किया है, शाम के वक्त अगर आप सिर्फ 11 से 15 मिनट बच्चे के साथ बिता लें अपने उस 24 घंटे में से, आपके जिनसी इस्तेहसाल की रेशो कम होगी। क्योंकि अगर उसको कहीं से हरासमेंट या खतरा लाहक है तो आपकी बातचीत में आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, अरे ये बच्चा कुछ ऐसी बात कर रहा है, खुदा ना खास्ता ये बात किसी और तरफ तो नहीं जा रही, या कोई इसको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, तालीम के अंदर उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे, उसका स्कूल का माहौल कैसा है। तो पेरेंट्स, और वही नानी दादी से बात आपने शुरू की थी, नानी दादी जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है, पेरेंट्स, चचा, फुप्पो, खाला आते जाते बच्चे से बैठ, हम कहते हैं अरे चुप करो, बड़े बात कर रहे होते हैं बीच में नहीं बोलते। मेरा ख्याल है इन नोशंस को भी हमें रिविजिट करने की जरूरत है। अदब, आदाब, तमीज, तरीका अपनी जगह, लेकिन बच्चा अगर बात करने लगा है सब काम छोड़कर उसकी बात सुनिए कि शायद अगर आपने उसको टोक दिया तो वो कोई बात करने लगा है और दोबारा ना करे, और वो आगे उसका जिनसी इस्तेहसाल, उसकी एजुकेशन, उसकी तालीम, उसकी परवरिश, उसकी तरबियत में बहुत बड़ी हिंड्रेंस बन जाए। राइट। अच्छा, एक तो ये थॉट है ना इसके पीछे, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे घर में एक, या हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी रहती है जिनके घरों में इस माहौल की अंडरस्टैंडिंग या आगाही नहीं है कि बच्चों से भी बात की जा सकती है। बच्चों से बात नहीं, बच्चों को डांट जा सकता है। हम इस माहौल मैंने देखा है बहुत सारे घरों में, वो लोग जो कि ये कहते हैं कि यार 1500-2000 वाले स्कूल, प्राइवेट स्कूल की ज़िम्मेदारी है, मैं इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता। उस घर की तरफ आप जब देखते हैं ना, उस घर के माहौल में बच्चे को बोलने की आज़ादी नहीं है। डू यू फील हमारी नेशन में इस वक्त
आगाही की, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आइडिया उनके लिए शायद एलियन है कि बच्चे से बात भी करनी है, तो पहले तो ये आपको उसको बताना पड़ेगा उस ख़ानदान को कि भाई आपका बच्चा इज़ एज मच अ ह्यूमन बीइंग एज यू, सो इंस्टेड ऑफ आप उन्हें डांटें या इस तरह से करें, आप उसके साथ एक कम्युनिकेशन का माहौल बिल्ड करें। ये तो अभी बड़ा एलियन सा थॉट है मुझे लगता है। अब हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि ये नोशन भी मैंने, क्योंकि बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ बहुत काम करता हूँ, ये भी गलत है। अच्छा। कि सरकारी स्कूल का उस्ताद जो है वो मारेगा ही मारेगा। मैंने बहुत शफकत करने वाले, प्यार करने वाले, नए अंदाज के साथ बच्चों से कम्युनिकेट करने वाले सरकारी असातिज़ा भी देखे, जो कि शायद प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा से ज़्यादा अच्छी तरबियतकारी करते हैं। तो ये भी नोशन हमें थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, एक बात। हाँ, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि स्कूल कितना महंगा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा उतना सेफ है। हर तरह के स्कूल के एनवायरनमेंट में, हर तरह के महल्ले के एनवायरनमेंट में आपका बच्चा उतना ही वल्नरेबल हो सकता है। आपने जो बात की बच्चों को सुनो, तो आपके चैनल के नाम से मुझे एक आइडिया आ गया अभी। आप बच्चों का प्रोग्राम एक शुरू कीजिए और उसका नाम रखिए बोल बच्चा बोल। अरे वाह। और बच्चों को सुनिए। हम अभी बैठ के यहाँ तंबीह कर रहे हैं कि बच्चों को सुने स्कूल में, घरों में। तो मेरा ख्याल है मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स आप जैसे उनका भी फ़र्ज़ है कि बच्चों के प्रोग्रामिंग पे तवज्जो दें। हाँ, ये अलहदा बात कि उस वक्त आपको शायद इश्तिहार इतने ना मिले, लेकिन आपको नाज़िर मिलेगा, आपको मुस्तकबिल का नाज़िर मिलेगा। आपको वो बच्चा जिसकी आप सीडिंग करेंगे अपने, चलो उस लिहाज से भी देखेंगे वो आपके चैनल का दोस्त बन जाएगा, उसको याद रहेगा बड़े होके। अब अभी मुझे आपकी उम्र के लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हम जब छोटे होते थे तौसीक भाई, हम वो पीटीवी पे आपका शो देखा करते थे, आप बच्चों से बात करते थे। तो वो मेरे नाम के साथ किसका नाम आया? पीटीवी का नाम। और मैं बिलीव करता हूँ कि आप इस बात को बुरा भी नहीं मानते। मैं बहुत खुश होता हूँ। बहुत से ऐसे भी हैं जिनकी हल्की हल्की सफेद दाढ़ी आ गई और वो भी कहते हैं आपको बचपन में स्कूल जाते हुए देखते थे। तो आई थिंक बच्चों में इन्वेस्ट करना एक चैनल की भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बोल बच्चा बोल के या इस तरह का कोई प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग की बड़ी ज़रूरत है। उसमें बच्चों से आप सुने, और उसका क्योंकि नाज़िर भी बच्चा होगा, उसके व्यूअर्स भी बच्चे होंगे, तो फिर आप जैसे होस्ट्स बैठ के अपने इस मैसेजिंग को एम्बेड भी कर सकते हैं कि आपको अगर जिनसी हरासानी के हवाले से कोई बैड टच गुड टच का फ़र्क बताएं। आप ये बताएं कि घर जाके अम्मी अब्बू से बात करें, बेटा दिन भर स्कूल में क्या हुआ, जाएं, उनको टाइम नहीं मिल रहा उनको बिठाएं, अब्बू आज बैठे मेरे साथ। इसके अंदर एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ जो मैं चाहता हूं कि ज़रूर लोग अप्लाई करें, दिन का एक खाना बच्चों के साथ चाहे सुबह का नाश्ता, मेरे भी लंच लेना, चाहे रात का खाना। लंच शायद मुश्किल है कि लोग अपने काम में, दफ्तर में, कारोबार में बिजी। रात का खाना, शाम को वापस आके 15 मिनट, सुबह नाश्ता 15 मिनट, पूरी फैमिली का इकट्ठे बैठना बहुत ज़रूरी है। तौसीक हैदर साहब, अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन फिर भी हम आपके बहुत शाकिर हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जो आपकी गुफ्तगू है, आपने दरिया को जो है कूज़े में बंद कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि वो लोग, यानी वो वालिदैन जो ये समझते हैं कि स्कूल भेज के और वो इससे पर्दापोशी कर लें कि अब शाम में आएगा बच्चा या दोपहर में आएगा तो ये हमारी जिम्मेदारी स्टार्ट होगी। नहीं, आपकी ज़िम्मेदारी हर वक्त रहती है, 24/7 रहती है। वेल, इसके साथ एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। Wonderful. Absolutely glorious. तो जनाब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कराची आर्ट काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर डे की रंगीन महफिल सजी हुई है और एक
छोटी सी महफिल हमने यहाँ भी आपके लिए सजाई है। हमारे साथ मौजूद है डियाना बहरौनी, जो कि परफॉर्म भी कर रही हैं वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में, जो कि जारी है। एक तकरीबन 15-20 दिन तो हो गए हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट को हम वेलकम कर चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम भी, और इनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि इन्होंने अपने टैलेंट का एक दफ़ा फिर से मुजाहरा किया। खैर, आज हमारे साथ मौजूद है डियाना बहरौनी। जैसे मैंने कहा, इनका ताल्लुक अर्जेंटीना से है। आज ये हमारी मेहमान है, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी फ्लूट से हम सबको अपना फ़ैन बना लिया है और क्लासिकल और जदीद मौसीकी पे इम्तजाज की महारत रखती हैं। और ये आज हमारा ऑनर है कि हम भी इनके इस स्किल को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। वेलकम डायना। Thank you. Good morning. Thank you so much for coming. Thank you for having me here. Hey, pleasure It's all our ours. pleasure. Pleasure all ours. So, how are you liking Pakistan? First, is it your first time over here? It's my very first time in Pakistan, and I have to say that I'm really, really happy because I find you people so warm, and it's really staying in my heart. It's Feeling is absolutely mutual, Diana. Yeah. You're Thank very you. warm yourself, and the way you just create that ambiance around you with your hair, you know, the way you introduced us with your instruments and how you sort of, did So tell what him is to this be called? played was wonderful. So this instrument comes from Colombia. Traditionally, it's called wasa. 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 And the nice thing about this instrument is it's a traditional instrument from the Pacific coast. And this the ladies, women, they sing along and they just play with it. And there are many women singing a cappella with this instrument, which can be very powerful. And it's a driving instrument. It is. So it's something that helps you, to find your voice, you find your melodies. It's a very, very typical instrument from that zone. Okay, so Diana कह रही है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको कहते हैं वासा। ये कोलंबिया का है और ये बड़ा ही मोटिवेटिंग है। And what is that now? Oh yes, this needs a little bit more time of explanation. Yeah, sure. So I know it's quite surprising because I come from Argentina, and actually I'm playing this flute, which is an European instrument. Okay. But my education was historical performance in 18th century music. So I discovered this flute. This is the origin of the modern flute, maybe you know, the one in metal, which is used in jazz and in Occidental music. The thing is that I learned this instrument, that was my instruction, and the sound of this music is so magic. I think it fits much better all these kind of traditional musics, which are pentatonic or with maquams. I mean, you don't have the same scale like in Occidental music, 100%, very clean and clear. Right. So with this instrument, you can really go into those vibes. That's why I use it, and it's called traverso. Traverso. I still play 18th century music also, but this is the instrument I use abroad, all kind of music. This is a little different from the conventional flute. It has something here. What is it? What is this metal for? Well, because this is only the key. This the one only key. I mean, in the modern flute, you have many keys, right? The metal one. Yeah. The main difference is that this instrument is not all equal. You see, this is wider than this. Right. The modern flute is all equal, right? It's a cylinder. Yeah. And you don't have any key, so you have to do your own fingerings. And that gives the charm, I think. That's the beautiful thing about the sound of this. ये एक यूरोपियन फ्लूट है और हम मज़ीद कितना ही तर्जुमा करें, हम सीधा चलते हैं डायना के पास और I request another piece, please. Another thing. With the flute? With the flute, which you can, however you like, which you can take us back to the 18th century. Okay. Absolutely wonderful. Was I think, if you can play that Wild Wild West thing. Can you? Yes. Okay, let's do the thing. This
kind of thing. Yes. Outstanding, outstanding. Miraculous, sort of, actually. So let me take you to Pakistani food and Pakistani culture and how was the experience. So let's dive into that. You told me that it was your first visit, but Exactly. have you been able to get your hands on some language of ours and some food of ours so far? Food is delicious. I What have really you love it. tried? I like spicy food. All right. So, and I like popular food. I mean, I like the food you all people eat, you know, in the streets. I like the finger food. I mean, street food, that's something which brings so much information about the culture. And I could, of course, through my mouth and through the flavors, I understand the origins. I know this was Hindustan before because the spices are there, the traces of the cultures are there. Right. So, I mean, we have been working a lot, I have to tell you the truth, because this is an occasion, amazing occasion. Yeah. This invitation from the World Culture Yes. Festival and from the art councils, of course. And they are taking care of us. We are, you know, Brilliant. always discovering different things. They are offering us this possibility to understand better your Outstanding. culture. Okay, since we are coming to the end of the segment, I would like just one last piece from you, Okay, and then we'll end the show. maybe There you should I sing something Sure, as well? please. So can I borrow your instrument? So it is going to be a sign-off from our side, and Yes. meanwhile, we are going to close our show with Diana singing. So we are Aapse closing. lenge See you ijazat. tomorrow, Allah and Hafiz, we'll and there listen you go. Diana. Thank you. This is a lullaby in a Kwom language, which is an Wow. indigenous language from our country. Okay, ये एक लोरी है, जनाब. Yeah. Ole, ole, dahochi, yalkule, ole, dahoche, danse, sakadeya, wailala. Yalkole, ole, dohote, yalkole, dance so. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।